वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर की हमारी रिंग थ्योरी की बुक स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारी 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने रिंग के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, और हमने कुछ थ्योरम्स भी की थी इन टॉपिक्स के ऊपर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, या फिर जिसको बोलते हैं वलय का अभिलक्षण, आज हम इस पर हमारी क्लास रहेगी कि किसी रिंग का अभिलक्षण क्या होता है या उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। अगर R हमारे पास कोई रिंग है, R हमारे पास वही हमारी दो कंपोजिशंस होती हैं, ये हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। R प्लस क्रॉस इज अ रिंग। अगर ये कोई रिंग है और if there exists a positive integer n, there exists positive integer n such that n dot a is equal to 0 for all a belongs to R, then R is said to be ring with finite characteristic। ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन। अब इसे समझते हैं क्या है ये। अगर R प्लस क्रॉस हमारी कोई एक रिंग है, तो ये रिंग जो है कब परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बनेगी? परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बनेगी जब देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास ऐसा हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है कि जब उस n को रिंग के ही एलिमेंट के साथ, लिखा हुआ है ना फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, n को रिंग के ही एलिमेंट के साथ जब हम अप्लाई यानी सेकंड कंपोजिशन करवाते हैं तो क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तब वो रिंग R जो है, R इज सेड टू बी रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। तब वो रिंग क्या बन जाएगी? परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बन जाएगी। परिमित मतलब जो n की वैल्यू है वो फाइनाइट है, कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये जो वलय या फिर जिसको हम रिंग बोलते हैं, ये जो रिंग है हमारी क्या बन जाएगी? परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बन जाएगी जब ये कंडीशन फॉलो हो। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, R के एलिमेंट के लिए अगर कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक मिल जाता है कि जब हम उसको डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो इक्वल में क्या मिले? 0 मिले, तो ये जो है n जो है ये तो क्या कहलाएगा? इसका अभिलक्षण n कहलाएगा अभिलक्षण, या जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। n इसका अभिलक्षण बन जाएगा और ये रिंग कैसी बन जाएगी? परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बन जाएगी। अगर ऐसा कोई n विद्यमान नहीं है, ऐसा हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं मिलता, तब वो रिंग जो होगी वो कहलाएगी शून्य अभिलक्षण वाली रिंग, या 0, जिसका अभिलक्षण क्या होगा? 0। मतलब अगर ऐसी कोई रिंग है, कोई रिंग मिल जाती है जिसमें ऐसी कंडीशन आपको नहीं मिलती, n नहीं मिलता आपको ऐसा कोई भी, तब ये रिंग क्या कहलाएगी? शून्य अभिलक्षण वाली रिंग। शून्य अभिलक्षण वाली रिंग कहलाएगी ये। शून्य अभिलक्षण वाली, इसके लिए एग्जांपल्स करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या होते हैं शून्य अभिलक्षण वाली रिंग और परिमित अभिलक्षण वाली रिंग। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन, क्या होता है किसी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण। ये कंडीशन इसके लिए फॉलो हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो वो रिंग क्या बन जाएगी? परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बन जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे एक रिंग ली हमने Z4 +4 और क्रॉस 4 मॉड्यूल आ गया भाई हमारा। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो इसके Z4 जैसे क्या एलिमेंट होंगे इसके पास? 0 1 2 3। इसके लिए इस जो रिंग का अभिलक्षण होगा वो 4 होगा।
इसका अभिलक्षण जो होगा 4 होगा। कैसे होगा वो भी हम देखते हैं। जैसे हम इसकी इस एलिमेंट की बात करें तो नॉन जीरो एलिमेंट ही लेना है आपने यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हम ये मॉड्यूल लगाते हैं, इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी। मतलब अगर आपने इसको 4 बार 1 के साथ अप्लाई, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वल में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे 1 को 4 बार जब आप मल्टी करवाएंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाइए आप। इसको छोड़ दीजिए एक बार, इसको देखिए आप। 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ ऐसे, वो कंडीशन अलग है, ये वाली कंडीशन, इसको नहीं लेना यहाँ पे हमने। यहाँ पे ये कंडीशन देखिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 मिलेगा। और जब आपकी वैल्यू मॉड्यूल से बड़ी आ जाए, मॉड्यूल से बड़ी आ जाए, इससे 4 से बड़ी या बराबर आ जाए, तो आपको पता है आंसर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 0। ये 1 के लिए आया। सेम कंडीशन अगर 2 के लिए बात करेंगे हम, 2 के लिए भी इसका जो आएगा हमारा वो 4 ही आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, और 8 में फिर आप 4 का क्या देंगे, भाग देंगे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यानी इस रिंग के हर एलिमेंट के लिए जो है अभिलक्षण आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये कैसी रिंग बन जाएगी, परिमित अभिलक्षण वाली रिंग बन जाएगी। परिमित अभिलक्षण वाली रिंग जिसका अभिलक्षण क्या आया है, 4 आया है। तो ये थी कंडीशन हमारी, कब रिंग के पास अभिलक्षण मिलता है। वो कंडीशन ये है कि n, ये पॉजिटिव इंटीजर आपको क्या मिला, यहाँ पे 4 मिला। n की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आई, 4 आई। तब ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब हम एलिमेंट a कहाँ से ले रहे हैं, रिंग में से उठा रहे हैं। जैसे हमने पहले एलिमेंट उठाया था 1, फिर उठाया था 2, सिमिलरली 3 के लिए भी क्या आएगी, 4 ही आएगा। इसका आंसर फिर 0 मिलेगा। तो इसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये होता है अभिलक्षण। और अगर हम रिंग ले z प्लस क्रॉस, z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। अगर z प्लस क्रॉस लेते हैं, और ये भी एक रिंग ही है हमारी, इसके लिए जो अभिलक्षण मिलेगा वो 0 मिलेगा। शून्य अभिलक्षण वाली रिंग कहलाएगी ये। क्यों मिलेगा 0, ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिलेगी हमें यहाँ पे कि n को, जब हम इस रिंग का कोई मर्जी एलिमेंट उठा लो आप, इंटीजर्स के पास कैसे एलिमेंट होते हैं, प्लस माइनस 1 वाले और 0। इंटीजर्स कैसे होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सोन, आगे n तक चलते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट आपको, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा कि हम यहाँ पे रिंग का एलिमेंट लगाएं और इक्वल में क्या आ जाए, 0। इट मीन्स ये z कौन सी रिंग है, z जो है शून्य अभिलक्षण वाली रिंग कहलाती है। और ये जो हमने एग्जाम्पल किया है, इसका अभिलक्षण हमें क्या मिला था, 4 मिला था। तो ये होता है अभिलक्षण। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो हमने बात की थी वो हमने की थी कि रिंग का अभिलक्षण क्या होता है या वलय का अभिलक्षण क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। मतलब किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या फिर क्षेत्र का, यहाँ पे और लगा देते हैं, किसी पूर्णांकीय प्रांत या किसी क्षेत्र का अभिलक्षण क्या होता है, उसके लिए भी कंडीशन तो यही है कि ये आपका r या आप d ले लीजिए, यहाँ पे कोई पूर्णांकीय प्रांत ले लीजिए आप, उसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर n, मिनिमम यहाँ पे आपका पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे, न्यूनतम धन पूर्णांक, किसी पूर्णांकीय प्रांत के लिए न्यूनतम धन पूर्णांक, न्यूनतम धन पूर्णांक n इस प्रकार हो कि कंडीशन यहाँ पे क्या है, n डॉट e इज इक्वल टू 0। वहां पे क्या था, एलिमेंट था रिंग का कोई भी a, लेकिन यहाँ पे क्या है, n डॉट e, e क्या होती है, आइडेंटिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन या फिर फील्ड। और ये आइडेंटिटी है भी कौन सी, सेकंड कंपोजिशन की जो हमारी
आइडेंटिटी होती है जो आप लोगों को पता है क्रॉस के लिए क्या होती है, हमेशा 1 होती है। मतलब कहने की बात ये, आप इसको इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं कि इसके लिए अगर ऐसी कंडीशन मिले तब आपको ये जो n जो होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण कहलाएगा या कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। किसी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड के लिए ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक मिल जाए कि n डॉट ई करते ही इक्वल में क्या आ जाए, 0। अब यहाँ पे देखिए आप खुद इस डेफिनेशन में n डॉट ई लिया है और उसमें हम ई ले ही नहीं सकते थे, रिंग के लिए ले ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी होती ही नहीं है। रिंग के पास सेकंड कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी नहीं होती है। ये हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है कि रिंग जो होती है वो सेकंड कंपोजिशन के लिए सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही रखती है। पहले दिन से हम यही बातें पढ़ते आ रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के पास जो है वो आइडेंटिटी रखता है अपने पास सेकंड कंपोजिशन के लिए। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए जो कंडीशन लगती है वो क्या लगती है कि छोटे से छोटा ऐसा धन पूर्णांक जिसके लिए n डॉट ई क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो ये n जो है वो इसका क्या कहलाएगा, अभिलक्षण कहलाएगा, जहाँ e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो दोनों डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जबकि रिंग के लिए उसका कोई भी एलिमेंट या रिंग का हर एलिमेंट जो था वो हमने लेना होता था, जो क्या होता था n डॉट ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। यहाँ पे है n डॉट ई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे e क्या होगी, हमारा गुणात्मक तत्समक आप इसको बोल सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और गौर कीजिए, n डॉट ई इज इक्वल टू 0 मतलब आइडेंटिटी को आप nth टाइम जो लेंगे तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो उसके लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्या इंटीग्रल डोमेन के लिए अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल लिया हमने Z7 +7 और क्रॉस 7, ये कोई आपकी रिंग है। इसके लिए अगर हमें पता है कि ये क्या होता है, पहले तो आप इसको देख के बताइए क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, Z7 क्या एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर आपने हमारी लास्ट क्लासेस अच्छे से लगाई हैं, प्रीवियस क्लासेस, तो उसमें हमने एक थ्योरम की थी कि जब ये कोई नंबर प्राइम होता है ZP इज ऑलवेज ए इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, अगर वो थ्योरम आपने पूरी अच्छे से समझी थी तो, इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम, अगर P आपका प्राइम है तो ये हमेशा एक क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इस इंटीग्रल डोमेन के लिए हम अगर अभिलक्षण की बात करें तो वो क्या आएगा, 7 आएगा। कैसे आएगा 7, ये देखिए 7 को आप जब 1 लेना, अब यहाँ पे आइडेंटिटी 1 लेंगे, यहाँ पे आप आइडेंटिटी, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। 1 क्या है आपकी सेकंड कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी है, यानी n डॉट ई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये इसका विलक्षण क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस इंटीग्रल डोमेन के लिए अभिलक्षण हमारा क्या होगा, 7 होगा। और वही सेम कंडीशन, अगर ऐसा कोई धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है तब क्या होगा, तब हमारा अभिलक्षण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती तो वो क्या होगा, शून्य अभिलक्षण वाला पूर्णांकीय प्रांत कहलाएगा। इसके लिए भी एग्जांपल हम वही सेम Q प्लस क्रॉस, अगर आपकी कोई एक इंटीग्रल डोमेन है Q प्लस क्रॉस, अगर ऐसा है तो इसके लिए हमें ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। या आप ये बोल दीजिए कि ऐसी कंडीशन हमें नहीं मिलेगी, कि ऐसा n नहीं मिलेगा कि उसको आप 1 के साथ, 1 क्या है, इस Q इस इंटीग्रल डोमेन की आइडेंटिटी है, तो ऐसी कंडीशन हमें नहीं मिलेगी। तो ये Q क्या हो जाएगा, एक शून्य अभिलक्षण वाला इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो ये तो था अभिलक्षण रिंग का और इंटीग्रल डोमेन का, दोनों के लिए कंडीशंस आपने पढ़ ली। इसके लिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लेना होता है, n डॉट ए इज इक्वल टू 0। और ये हमने 2 एग्जाम्पल्स भी किए कि कैसे हम इसका अभिलक्षण बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, थ्योरम है हमारी 1.7। इसकी स्टेटमेंट क्या है,
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन या फील्ड, यहाँ पे फील्ड के लिए भी कंडीशन लगाई है, इज आइदर जीरो और प्राइम नंबर। क्या है इसकी स्टेटमेंट? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण इज आइदर जीरो, या तो जीरो होगा या फिर प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या। मतलब अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसके लिए दो ही कंडीशंस बनेंगी, या तो वो शून्य अभिलक्षण वाला क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा, मतलब उसके पास ऐसा कोई n नहीं होगा, और या फिर उसका जो अभिलक्षण होगा वो क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या आएगी। तो ये दो कंडीशंस हैं कि हमें क्या प्रूव करवाना है इस थ्योरम में भी, या तो वो जीरो होगा या फिर वो एक अभाज्य संख्या होगी। जीरो के लिए प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा विद्यमान ही नहीं है तो वहाँ पे वो थ्योरम अपने आप ही प्रूफ है कि ऐसा n विद्यमान नहीं है तो उसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन प्राइम नंबर के लिए हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगा अगर वो एक अशून्य संख्या है। मतलब अगर कोई अशून्य वैल्यू उसकी आएगी तो वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही आएगी, कभी भी दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो थ्योरम को हमने ये प्राइम नंबर के लिए प्रूव करके दिखाना है। तो क्या है, हमने सबसे पहले इसके लिए प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक इंटीग्रल डोमेन लेना है लेट D प्लस क्रॉस इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये इसका एक इंटीग्रल डोमेन है एंड P इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D। हमने क्या माना कि D एक हमारा इंटीग्रल डोमेन है और P जो है इसका क्या है, एक अभिलक्षण है, वेयर P इज नॉन जीरो वैल्यू। हमने प्रूफ तो क्या करवाना है कि P होना क्या चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन हम इसको कंट्राडिक्ट से करेंगे। हम मानेंगे लेट P इज ए कंपोजिट नंबर। हमने P को अभाज्य संख्या ना लेकर एक संयुक्त नंबर ले लिया तो हमारी मानी हुई बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब हम इसको कंट्राडिक्ट से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि P एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में होगा, P इज इक्वल टू P1 इंटू P2 वेयर P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड ऑलवेज लेस देन P। सेम कंडीशन P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन P। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये मैंने आपको एक पहले भी थ्योरम हमने की थी, जो भी मैंने आपको बताई थी कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। उसमें भी हमने कंट्राडिक्ट से ही थ्योरम प्रूफ की थी, वहाँ पे भी हमने P को प्राइम ना लेते हुए कंपोजिट लिया था। तो आप लास्ट क्लास को देखेंगे अच्छे से तो ये थ्योरम भी अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो ये P1 और P2 की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी और P से छोटी होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है तो फिर ये P प्राइम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं आपको पता है वो सिर्फ 1 के मल्टीपल के फॉर्म में ही लिखे जा सकते हैं। जैसे 5 हमारा प्राइम नंबर है तो इसको हम सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि अगर हम कोई कंपोजिट नंबर लें जैसे 6 ले लिया तो 6 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए लिए साथ में कि कभी भी ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, कि मतलब ये जो P1 है कभी भी 1 के बराबर या P के बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसी कंडीशन आ गई तो ये P क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर बन जाएगा, जबकि हमने इसको क्या लिया है, कंपोजिट नंबर लिया है। तो ये कंडीशन लगा दी मैंने कि P जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हमने P को बोला क्या था, पहले हमने कंडीशन लगाई है कि P जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये बात हम खुद बोल चुके हैं कि P जो है एक अशून्य संख्या है। नो अशून्य मतलब हमने शून्य वैल्यू नहीं ली है, हमने कोई अशून्य संख्या ली है और है भी कैसी, इसकी अभिलक्षण है। लेकिन हमने इसको मान क्या लिया, एक कंपोजिट नंबर ले लिया। तो ये कंडीशन आ गई।
अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या होता है कि अगर ये P कैरेक्टरिस्टिक है तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को जब P से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लगा देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, P डॉट ई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रीज़न क्या देंगे आप, बिकॉज P इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D, इसकी वजह से ये बात हमने यहाँ पे लिखी है। अब P की वैल्यू हमने क्या ली, एक्चुअल में हमने जो P की वैल्यू ली है वो एक कंपोजिट नंबर लिया, तो मैं यहाँ पे P की जगह में P1 P2 ले सकती हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है यहाँ पे। अब बोथ साइड आप आइडेंटिटी का एक बार फिर से मल्टीप्लाई करवा दें, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ से इनको आप सेपरेट कर लीजिए, P1 डॉट ई साथ में P2 डॉट ई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप इन्हें अलग कर सकते हैं, कम्यूटेटिव भी होती हैं। आपको पता है इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो क्रम विनिमय के नियम का भी पालन करता है, तो हम इसे आगे पीछे करके इस फॉर्म में ले सकते हैं और ये वैल्यू वापस क्या मिल जाएगी आपको, 0। तो हम लेकर चले थे कि P जो है वो इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। डेफिनेशन लगा दी कैरेक्टरिस्टिक की कि n डॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है, 0। लेकिन हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, P, तो P डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये P1 P2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने P को अभाज्य नहीं माना, हमने बोला है कि वो एक संयुक्त संख्या है। तो यहाँ तक आ गई हमारी कंडीशन। अब हमने यहाँ से ये कंडीशन लेनी है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। क्यों होगा ऐसा, अगर आपने इंटीग्रल डोमेन के ऊपर हमारी पहले क्लासेस लगाई हैं तो आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल डोमेन में ये कंडीशन कब आएगी कि इंटीग्रल डोमेन में शून्य के भाजक नहीं होते, शून्य के भाजक नहीं होते। मतलब अगर ऐसी कंडीशन मिलती है a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो या तो a को 0 होना पड़ता है या फिर b को 0 होना पड़ता है, तभी ये कंडीशन आती है। तो D हमारा इंटीग्रल डोमेन ही है, तो ये कंडीशन फॉलो होगी भी, या तो P1 डॉट ई 0 होगा या P2 डॉट ई 0 होगा, इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो या तो P इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, या फिर P2 होगा। दो कंडीशंस मिल गई अब आपको। हमने क्या लिया था इसका कैरेक्टरिस्टिक, हमने तो पहले ही इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो P लिया था और यहाँ पे कंडीशंस क्या आ गई, या तो P1 होगा या P2 होगा। अब ये कंडीशन जो कब आ गई कि P1 और P2 जो हैं ये दोनों ही P से क्या हैं, छोटे हैं, P से दोनों ही छोटे हैं, P1 और P2। जबकि हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि छोटे से छोटा ऐसा धन पूर्णांक जिसके लिए ये कंडीशन फॉलो होती है वो हमारा क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ये कंडीशन अब हमें मिल गई कि P1 और P2 दोनों ही क्या हैं, P से छोटे हैं। अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई थी, देखिए कि P1 की वैल्यू जो है वो P से छोटी है, P2 की भी क्या है, P से छोटी है। मतलब ये दोनों क्या बन जाएंगे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे, या तो P1 बन जाएगा या P2 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही P को क्या मान लिया था, थ्योरम की स्टार्टिंग में ही P क्या था, हमारा अभिलक्षण था, इंटीग्रल डोमेन का अभिलक्षण वो था। बस हमने ये कंडीशन मानी थी कि ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अभिलक्षण तो वो था ना। लेकिन यहाँ पे हमें अभिलक्षण क्या मिल गए, P1 और P2 मिल गए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों P से भी क्या है, छोटे हैं। हमारी मानी हुई बात ही क्या हो गई, गलत हो गई। हमने P को क्या माना था, उस इंटीग्रल डोमेन का अभिलक्षण माना था। हमारी मानी हुई बात यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गई, मतलब यहाँ पे विरोधाभास आ गया कि ये दोनों इसके कभी भी अभिलक्षण नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि P इसका अभिलक्षण है। तो हमारी मानी हुई बात गलत हुई। इट मीन्स P को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, अभाज्य होना पड़ेगा। यानी P कभी भी एक संयुक्त संख्या या भाज्य नंबर नहीं आ सकता। तो P को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, अभाज्य। विरोधाभास आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः P जो होगा एक हमेशा प्राइम नंबर होगा। तो ये थी हमारी थ्योरम, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन का जो अभिलक्षण होता है वो या तो क्या होगा, 0 होगा, या वो एक अभाज्य संख्या आएगी। तो 0 के केस में थ्योरम खुद ही प्रूफ है, यहाँ पे प्रूफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहेंगे ऐसा n ही विद्यमान नहीं है,
इट मीन्स थ्योरम प्रूफ। लेकिन प्राइम नंबर के लिए हमने क्या करवाना था, इसको प्रूफ करवाना था कि क्या वो प्राइम नंबर ही आता है। तो हमने क्या किया, एक इंटीग्रल डोमेन लिया, एक उसका हमने माना कि P इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, अभिलक्षण है, तो यह एक छोटे से छोटा एक धन पूर्णांक हमें मिल गया कि उसकी वैल्यू ये मिलेगी, P.E = 0 मिलेगी आपको। लेकिन हमने P को क्या माना कि P इज़ ए कंपोजिट नंबर, मतलब हमने उल्टी कंडीशन ली कि P जो है वो प्राइम नहीं है। जैसे ही हमने ये कंडीशन ली तो हमारी मानी हुई बात जो क्या थी कि P इसका अभिलक्षण है, वो क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब हमारी मानी हुई बात गलत हो गई, तो P को क्या होना पड़ेगा, प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने P को क्या लिया, कंपोजिट। फिर ये कंडीशंस मैंने आपको समझा दी, ये कैसे आई हैं कि प्राइम नंबर के केस में हमेशा ये चीज़ फॉलो होती है। तो ये P1 और P2 की वैल्यू जो होगी हमेशा P से क्या होगी, छोटी होगी। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लगाई और वैल्यूज़ पुट करवा दी सारी, और यहाँ पे हमने ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन का यूज़ किया कि या तो A 0 होगा या B, यानी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो या तो P1 इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा या P2 इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो ऐसी कंडीशन कभी हो नहीं सकती, क्योंकि P1 और P2 तो जो हैं वो P से भी छोटे हैं, जबकि हमने P को पहले ही क्या मान लिया था, अभिलक्षण मान लिया था। मतलब ये कभी भी इसके अभिलक्षण नहीं हो सकते। लेकिन इस डेफिनेशन से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये अभिलक्षण हैं, मतलब हमारी मानी हुई बात गलत। इट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, P हमेशा एक प्राइम नंबर ही मिलेगा। और मैंने आपको ये थ्योरम करवाने से पहले एक एग्जाम्पल करवाया था Z7 वाला, तो वहाँ पे भी आपका अभिलक्षण क्या आया था, 7 आया था। और एक एग्जाम्पल हमने Q वाला किया था, उसका अभिलक्षण क्या आया था, 0 आया था। तो मतलब थ्योरम्स के आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे इस थ्योरम के ऊपर, तो या तो वो प्राइम नंबर मिलेगा या वो 0 मिलेगा। तो आज की क्लास में हमने एक नया टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ या थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।